दोस्तों स्वागत है आपका मेरे इस नए वीडियो में। इस वीडियो में बात करेंगे एमक्योर फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड के आज लॉन्च होने वाले आईपीओ पर। फ्रेंड्स, इस कंपनी के बारे में कंप्लीट जानकारी प्राप्त करेंगे, बिजनेस मॉडल देखेंगे और ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि ये कंपनी आईपीओ लेकर के क्यों आई और आपको इस आईपीओ में क्या करना चाहिए। बेसिकली आईपीओ में अप्लाई और अवॉइड का जो डिसीजन है वो मेरा अपना ओपिनियन है, इस पर आपको अमल नहीं करना है। जो भी आपको डिसीजन लेना है अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से समझ के ही लेना है। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, इस कंपनी की स्थापना हुई थी 1981 में। काफी पुरानी कंपनी है फ्रेंड्स। तो कंपनी क्या है? कंपनी एक इंडियन फार्मास्यूटिकल कंपनी है जो कि मैन्युफैक्चरर है, ग्लोबली मार्केट करती है ढेर सारे फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स का अक्रॉस सेवरल थेरापेटिक एरियाज। अलग अलग जो डिपार्टमेंट होते हैं मेडिकल के, उसमें कंपनी काम करती है। कंपनी हैज बीन रैंक 13 इन द डोमेस्टिक सेल्स अमंग द फार्मास्यूटिकल कंपनीज इन इंडिया। सितंबर 2023 के आंकड़े के अनुसार जो मैट का आंकड़ा है वो इंडिया फॉर मैट, इसमें 13वां स्थान है कंपनी का इन टर्म्स ऑफ सेल्स, फोर्थ इन द मार्केट शेयर इन इट्स कवर्ड मार्केट फॉर द सेम पीरियड। जिस मार्केट में ये है उसमें चौथा स्थान इनका है। इट इज लीडिंग फार्मास्यूटिकल कंपनी इन गायनिकोलॉजी एंड HIV एंटीवायरल थेरेपेटिक एरियाज फॉर द मैट सितंबर 2023। कंपनी का जो डोमेस्टिक सेल्स जो है वो ग्रो हुआ है 10% से बिटवीन सितंबर 2019 से 2023। 3 सालों का यहाँ पे, 4 सालों का यहाँ पे इनका CAGR 10% का है, जो कि इंडियन फार्मास्यूटिकल मार्केट को आउट परफॉर्म कर चुका है, ऐसा कंपनी का दावा है। एज ऑफ सितंबर 23 एमक्योर फार्मास्यूटिकल के पास 552 साइंटिस्ट काम कर रहे हैं और ऑपरेट कर रहे हैं 5 रिसर्च फैसिलिटी भारत के अंदर। और उन्होंने 1800 जो है वो ग्लोबली जो है फाइल किए हैं डॉक्यूमेंट, 204 इन EU एंड 133 कनाडा। मेरे ख्याल से ये पेटेंट के लिए है। और उसके लिए फिर उसके बाद 201 जो है पेटेंट को प्राप्त हुए हैं, 33 जो है पेंडिंग है पेटेंट, और 102 ड्रग मास्टर्स के पास इसमें सबमिटेड है। अब फ्रेंड्स, बात करें कि इनकी जो मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज है, भारत में इनकी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज टोटल जो है 13 जो है इनकी फैक्ट्रीज हैं। और दीज फैसिलिटीज कैन प्रोड्यूस वेरियस फार्मास्यूटिकल एंड बायो फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स, इंक्लूडिंग जो है दवाएं हैं, लिक्विड है और इंजेक्टेबल्स है, कॉम्प्लेक्स इंग्रेडिएंट्स सच एज सीरल मॉलिक्यूल्स, आयरन मॉलिक्यूल्स और साइटोटॉक्सिक सब्सटेंसेस यहाँ पर बनाए जा सकते हैं। सितंबर 2023 में कंपनी जो है वो मार्केटिंग और डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क भारत में जबरदस्त कर चुकी है और 5000 इसके फील्ड प्रोफेशनल्स भारत के अंदर काम कर रहे हैं, जो कि रेगुलरली डॉक्टरों से, हेल्थ केयर प्रोवाइडर से संपर्क करते हैं। और इनका जो डिस्ट्रीब्यूटर नेटवर्क है वो 5000 स्टॉकिस्ट इनके हैं, जो कि 37 कैरी एंड फॉरवर्ड एजेंट के साथ मिलकर काम कर रहे हैं पूरे देश में। कैरिड एंड फॉरवर्ड एजेंट यानी कि CFA, 37 इनके CFA हैं और 5000 स्टॉकिस्ट काम कर रहे हैं। फ्रेंड्स, आई होप कि बिजनेस मॉडल आप समझ गए होंगे। ये एक फार्मास्यूटिकल कंपनी है और अलग अलग फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स जो है वो भारत और साथ ही साथ भारत के बाहर ग्लोबली बेच रही है। अब बात करते हैं इसकी कुछ फाइनेंशियल्स की। आप देख सकते हैं 2022 में कंपनी का जो एसेट्स था वो 6063 करोड़ था। उसके बाद 2023 में 6672 करोड़ और अभी फिलहाल 31 मार्च 2024 7806 करोड़। तो कंपनी के एसेट्स में लगातार वृद्धि हो रही है। इसके कंपैरिजन में अब आप ये देख सकते हैं कि एसेट्स की बैकअप कहां से आ रही है। क्या वो बोरोइंग से है? बिल्कुल हाँ। 2102 करोड़ और 2202 करोड़, 100 करोड़ का यह वृद्धि हुआ। उसके बाद थोड़ा सा कंपनी ने लोन चुकाया है 2091, यानी कि यहाँ पे आप देख सकते हैं अगर 8000 करोड़ इसको सम किया जाए तो यहाँ पे 20% यहाँ पे बैकअप लोन से है। रेवेन्यू की बात करें तो 5918 करोड़, 6000 करोड़, देन 6715। जैसा कि कंपनी ने कहा कि वो 10% के आधार पे, CAGR के आधार पे ग्रो कर रही है। तो सेल्स जो है वो सैचुरेटेड मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि ये काफी बड़ी कंपनी है अपने सेक्टर की। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 702 करोड़, 561 करोड़ और 527 करोड़। देखिए यहाँ पे एक चीज समझने वाली बात है कि 5900 करोड़ से उसके बाद प्रॉफिट सेल्स होता है 6000 करोड़, देन 6700। लेकिन यहाँ आप देखिए कि 700 करोड़ वाला प्रॉफिट घट करके 527 करोड़ हो जाता है, यानी कि कंपनी के एक्सपेंसेस बढ़े हैं और कंपनी इसको, यानी कि टॉप लाइन को कंपनी जो है बॉटम लाइन तक लेके आने में सफल नहीं रही। यानी रेवेन्यू जो हुआ है वो बढ़ा है कंपनी का, लेकिन कंपनी का जो आफ्टर टैक्स है ये एक प्रॉब्लम का बात है कि जो कि घट रहा है। नेटवर्थ कंपनी के पास जो है, जो कि जो 1987 करोड़ से बढ़कर के 2952 करोड़ हो गया, जो कि एक अच्छी बात है। और रिजर्व एंड सरप्लस कंपनी के पास 1791 करोड़ से बढ़ता हुआ 2722 करोड़ रुपए हो चुका। अब फ्रेंड्स, कंपनी का साइज अच्छा खासा है, तो उस हिसाब से अगर आप देखिए तो कंपनी का जो ROE है वो है 16%, ROCE है 19%। तो ठीक ठाक हम इसे कह सकते हैं ROE को। और डेट टू इक्विटी रेशियो 0.67 है, वेल इन कंट्रोल है। रिटर्न ऑन नेटवर्थ है 16.87%, ये भी ठीक है।
लेकिन यहाँ प्राइस टू बुक है वो काफी ज्यादा यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है। ईपीएस की फ्रेंड्स बात करें, पोस्ट आईपीओ ईपीएस रहने वाला है 27 का, जो कि अच्छा है। और पीई की बात करेंगे तो वो होगा 36। तो कंपनी यहाँ पे आपसे लेने वाली है, कंपनी ने ज्यादा कुछ दिया नहीं है इसको। फ्रेंड्स, अब कंपनी जो पैसा प्राप्त करेगी उसका क्या करेगी, कंपनी पैसा प्राप्त करेगी और उसका रीपेमेंट एंड रीप्रीपेमेंट ऑफ ऑल और पोर्शन ऑफ सर्टेन आउटस्टैंडिंग ऑफ बोरोइंग्स, यानी कंपनी के जो लोन्स है उसको पेमेंट करने में करेगी और जनरल कॉर्पोरेट पर्पस में करेगी। अभी आप देख सकते हैं कि कंपनी का जो बॉटम लाइन है वो टॉप लाइन में नहीं आ पा रहा है, क्योंकि कंपनी को इंटरेस्ट पेमेंट करना पड़ रहा है, इसी में ही प्रॉफिट जो है वो खत्म हो जा रही है। तो अब अगर कंपनी के पास पैसा जाएगा तो वो बोरोइंग्स को जो है कम करेगी, तो टॉप लाइन जो है वो इंप्रूव तो हो ही रही है या फिर स्टेबल है, तो बॉटम लाइन में भी इसको आप देखेंगे कि भविष्य में वो आए। अब दोस्तों बात कर लेते हैं कंपनी के आईपीओ के बारे में कि कब कब आने वाला है और क्या क्या है। कंपनी का आईपीओ आज मार्केट में हिट हो रहा है 3 जुलाई को और 5 जुलाई तक ये चलेगा। फेस वैल्यू 10 रुपए है। आने वाले समय में स्प्लिट की संभावना रहेगी। प्राइस बैंड 960 से 1008 रुपए पर शेयर है। 14 शेयरों का लॉट है। टोटल जो इशू साइज है फ्रेंड्स वो है 1952 करोड़ 3 लाख। फ्रेश इशू इसमें से 800 करोड़ रुपए है। यही 800 करोड़ रुपए से कंपनी जो है कुछ लोन्स चुकाएगी। ऑफर फॉर सेल 1152 करोड़ रुपए का है। 1152 करोड़ रुपए जो है प्रमोटर बेच करके चले जा रहे हैं और ये पैसा उनके पास जाएगा। 90 रुपए इंप्लॉई को डिस्काउंट हो रहा है। बीएसई एनएसई पे आने वाले समय में एक और कंपनी आपको लिस्ट होते हुए दिखेगी। क्यूआईबी कैटेगरी की जहां तक बात है तो ये 50% उनके लिए रिजर्व्स है। रिटेल की बात करें तो 35% ये इशू उनके लिए होगा। एनआईआई एचएनआई में 15%। दोस्तों आईपीओ क्लोज होगा जैसा कि मैंने बताया 5 जुलाई को। बेसिस ऑफ अलॉटमेंट फाइनल होगा 8 जुलाई को। इनिशिएशन ऑफ रिफंड 9 तारीख को होगा। अगर आपको ये आईपीओ मिल जाता है तो 9 जुलाई को आपके अकाउंट में ये शेयर डीमैट अकाउंट में पहुंच जाएंगे और 10 जुलाई को एक और नई कंपनी बाजार में हिट होगी। 10 जुलाई को एनक्योर फार्मास्यूटिकल्स। दोस्तों किस तरह से आपको अप्लाई करना है ये जान लीजिए। एक लॉट 14 शेयर 14,112 रुपए। मैक्सिमम अगर आप 14 लॉट अप्लाई करते हैं तो 196 शेयर के लिए 1,97,568 रुपए। SHNI मिनिमम और मैक्सिमम 15 और 70 लॉट के लिए अप्लाई करेंगे 2,11,680 और 9,87,870। और DHNI में अगर आप आना चाहते हैं मिनिमम 71 लॉट के लिए 994 शेयरों के लिए आपको देने होंगे 10,01,952 रुपए। तो आप जिस कैटेगरी में अपने आप को सुटेबल पाते हो वहां पे आप यहाँ पे ये अमाउंट भरेंगे। तो दोस्तों ये जो कंपनी काम कर रही है अगर बात करें इसके सेक्टर की तो ये कंपनी फार्मास्यूटिकल सेक्टर में काम कर रही है। और फार्मास्यूटिकल सेक्टर में कंपनियां जो भी काम कर रही हैं इस पर्टिकुलर सेक्टर की अगर बात करें तो ये सेक्टर काफी मैच्योर सेक्टर है। इस सेक्टर का ग्रोथ फेज हुआ करता था 1990s के समय और इन द ईयर 2005 अगर आप बात करें तो ये था इसका ग्रोथ फेज। उसके बाद भी कभी कभी उछाल इस सेक्टर में देखा गया है, लेकिन वो पर्टिकुलर एक एरा था जहां पर की ग्रोथ फेज आपको दिखा। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो ये सेक्टर है फार्मास्यूटिकल सेक्टर ये एक काफी मेच्योर सेक्टर है और आप कंपनी के आंकड़ों से भी देख सकते हैं कि कंपनी का जो सेल्स बढ़ रहा है वो 10% के सीएजीआर से बढ़ रहा है, जो कि मोर देन इनफ मेरे ख्याल से है। यहाँ पर तो बड़ी बड़ी कंपनियों से टक्कर होती है। यहाँ पर सिप्ला है आपके पास और सन फार्मा है, डॉक्टर रेड्डी है। तो ये सारी कंपनियां जो है और ऑलरेडी जो है एस्टेब्लिश्ड हैं और सभी कंपनियां चाहे आप मैनकाइंड की बात कर लीजिए सभी कंपनियां ग्लोबली ऑपरेट कर रही हैं। खास करके जेनेरिक सेगमेंट में सभी कंपनियां ग्लोबली ऑपरेट कर रही हैं। तो यहाँ पे सेक्टर की जहां तक बात है तो कॉम्पिटिटिव सेक्टर है फ्रेंड्स। और जो बिजनेस होता है वो ज्यादातर जो बिजनेस इनके होते हैं ना ये फॉरेनर्स फॉरेन मार्केट पे बेस्ड होते हैं, यानी कि ग्लोबल मार्केट पे यहाँ पर रिलाई जो है वो ज्यादा होता है और वहां पर टाइट रेगुलेशन है। यूएस एफडीए ये जिस तरह से इनके प्लांट को यहां तक की चलाता है तो उनके विजिट्स होते हैं। आप देखते हैं कि उनके विजिट्स पे शेयर बाजार में कितना हलचल होता रहता है, चाहे सिप्ला की बात हो, चाहे सन फार्मा की बात हो या डॉक्टर रेड्डी की बात हो या ल्यूपिन की बात हो। सारी कंपनियों का जो विजिट होता है उनके प्लांट्स को देखा जाता है कि किस तरह से वो ऑपरेट कर रही है। तो रेगुलेशन एक तरह से इनडायरेक्टली जो है यूएस का यहाँ पर हो जाता है। तो कॉम्पिटिशन खासकर और रेगुलेशन ये थोड़ा सा नेगेटिव फैक्टर है इस सेक्टर का। पॉजिटिव की बात करें तो आप देख सकते हैं कि हेल्थ का जो इशू है वो बढ़ता रहेगा और इसके कारण जो है नई नई दवाएं जो है वो मेडिसिन नए नए वो खोजने का दबाव इन कंपनियों पर होगा। और जैसा कि ये कंपनी भी 500 से ज्यादा साइंटिस्ट को लेकर के काम कर रही है तो मेडिसिन को तो ये लोग प्रेजेंट करते ही रहेंगे। तो ग्रोथ तो आने की संभावना रहेगी, लेकिन ग्रोथ कम आएगी। ये भी आप जान के रखिएगा कि 10 से 12% ही ग्रोथ आ जाए तो वो भी बहुत है यहाँ पर। इस कंपनी की बात करें तो इस कंपनी ने जो आपको वैल्यूएशन मांगा है वो है 35 प्लस। तो 35 प्लस में वैल्यूएशन में कंपनी लेकर के आई है और कंपनी
स्वाभाविक सी बात है, कंपैरिजन करेगी कंपनी डॉक्टर रेड्डी से, सन फार्मा से और इस तरह की कंपनियों से कंपैरिजन करते हुए आपको ये वैल्यूएशन मांग रही है। लेकिन मुझे लगता है कि यहाँ पर कंपनी को थोड़ा और स्कोप देना चाहिए था। कंपनी अगर यहाँ पे 20 to 25 के पी मल्टीपल पर हाई प्राइस बैंड पर यहाँ पर लोगों को देती तो मुझे लगता कि ये आईपीओ एक रीजनेबल होता। लेकिन यहाँ पे फुल्ली प्राइस्ड है, यानी कि ये 35 का वैल्यूएशन कंपनी ने अपना कोई स्कोप छोड़ा नहीं है, नए निवेशकों के लिए कोई स्कोप नहीं छोड़ा है। यानी कि अगर आपके पास 10% सीएजीआर के हिसाब से 25 का पी मल्टीपल आपको देते तो कुछ स्कोप रहता, लेकिन आपका यहाँ पे पूरा ये हिस्सेदारी चाहते हैं कि आप आइए और जब कंपनी 15 एंड अबव का सेल्स ग्रोथ दिखाएगी तब आप आनंद लीजिएगा। तो कुल मिलाकर के यहाँ पर अगर जीएमपी की बात करें, जीएमपी यहाँ पे फिलहाल 25 ही चल रहा है, 25% आई मीन, तो ये भी एक छोटा लिस्टिंग गेन यहाँ पर इंडिकेट कर रहा है। तो आपको क्या करना चाहिए? मुझे ऐसा लगता है आपको करना है, जो भी करना है अपने इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से पूछ के करना है। मुझे ऐसा लगता है कि लिस्टिंग गेन यहाँ पर एक छोटा लिस्टिंग गेन होने की संभावना है, क्योंकि काफी वैल्यूएशन यहाँ पे टाइट रखा है कंपनी ने। दूसरी बात, लॉन्ग टर्म की अगर बात करें तो लॉन्ग टर्म में अगर आप लेना ही चाहते हैं इस कंपनी को तो थोड़ा सा रुकिए और थोड़ा इसके वैल्यूएशन को रीजनेबल आने दीजिए और उसके बाद आप इसमें पोजीशन बनाने की कोशिश करिएगा। शुरुआत में जो एंकर इन्वेस्टर्स होते हैं उनके जो टारगेट्स होते हैं वो निकल जाते हैं, जब उसके बाद 90 डेज का जो लॉकिंग पीरियड होता है वो बीत जाता है तो थोड़ा सा सप्लाई आती है शेयर की, उस समय देखा जाएगा जो भी स्थिति होगी। थोड़ा बाजार को अगर झटका भी लगेगा तो भी उसके बाद आपको ये शेयर सस्ता मिलेगा। तो दोस्तों ये वीडियो रहा एमक्योर फार्मास्यूटिकल के आज के आने वाले आईपीओ पर। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए, शेयर करिए और अगर चैनल पर रहे तो सब्सक्राइब करना ना भूलिए फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।